कहा जाता था कि दाग अच्छे हैं, लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि वो कम से कम दागी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल से सरकार चलाने की इजाजत किसी कीमत पर नहीं देगी। और इसके लिए 3 बिल लाए गए हैं, जिन्हें संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेज दिया गया है। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने 39वें संविधान संशोधन से प्रधानमंत्री के पद को कोर्ट के रिव्यू से बाहर कर दिया था। और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने जोर देकर प्रधानमंत्री पद को 130वें संविधान संशोधन बिल के दायरे में रखा है। इसके अलावा अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में विपक्ष के उन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया कि विरोधी दल के नेता को जेल में डालकर उनकी सरकारों को अस्थिर करने के लिए संविधान संशोधन लाया जा रहा है। इन लोगों ने इंदिरा जी के समय में प्रयास किया कि प्रधानमंत्री को शील्ड किया जाए, और आज भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर कभी जेल में जाना पड़े तो हम आराम से जेल से सरकार बनाएंगे, जेल को सीएम हाउस पीएम हाउस बनाएंगे, और वहां जाकर डीजीपी जेल से ऑर्डर लेंगे, चीफ सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के गृह सचिव जेल से ऑर्डर लेंगे। इस तरह से देश चलेगा। और ये कल्पना ही मैं तो, मेरी पार्टी और मैं दोनों सिरे से खारिज करते हैं कि जो व्यक्ति बैठा है इसके बगैर इस देश का शासन नहीं चल सकता, और इससे किसी का भी बहुमत पार्लियामेंट में या विधानसभा में प्रभावित नहीं होगा। एक सदस्य जाएगा, आपकी ही पार्टी के दूसरे साथी सरकार चलाएंगे, और आप जब जमानत प्राप्त कर लोगे तो आप आकर फिर से शपथ कर सकते हो। इसमें आपत्ति क्या है? अगर गृह मंत्री अमित शाह जो दलील दे रहे हैं उसके कुछ अलग मायने हैं, वो हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे तथ्यों को तो तथ्य क्या कह रहे हैं, क्योंकि देश की सियासत में ऐसे अनेक मौके हैं जब जेल जाने पर या आरोप लगने पर सरकार या पद से खुद ही नेताओं ने अपने आप को दूर कर लिया, इस्तीफा दे दिया। संविधान का कोई स्पष्ट निर्देश न होने के बावजूद इन नेताओं ने अपने पदों को छोड़ा, तो नैतिकता की थोड़ी सी बात तो आती थी। 1996 में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम जैन हवाला केस में आया तो उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया, बाद में देश के उप प्रधानमंत्री तक के ओहदे पर वो पहुंचे। तो ये भी एक उदाहरण है कि ऐसा ना हुआ कि उसके बाद उनकी राजनीति खत्म हो गई। 2011 में देखिए बीएस येदियुरप्पा ने अवैध खनन केस में सीएम पद से इस्तीफा दिया, बाद में फिर से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, और 97 में लालू प्रसाद यादव ने, अगला दिखा दीजिए, लालू प्रसाद यादव ने भी चारा घोटाले में गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, बाद में वो देश के रेल मंत्री भी बने। 2001 जॉर्ज फर्नांडिस ने रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों पर रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया, बाद में वो फिर से देश के रक्षा मंत्री बने। 2024 पुरानी बात नहीं है, 2024 में हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, रिहा होने के बाद फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बने, और अगले चुनाव में दोबारा जीतकर फिर से मुख्यमंत्री बने। और खुद गृह मंत्री अमित शाह 2010 में सोहराबुद्दीन केस में गुजरात का मंत्री पद छोड़ना पड़ा। आज वो देश के गृह मंत्री हैं और 130वां संविधान संशोधन उन्हीं ने संसद में रखा है। 2001 में जयललिता ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, बाद में वो फिर से जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। 1996 में मदन लाल, अगला दिल्ली का उदाहरण, जैन हवाला केस में नाम आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, बाद में वो वाजपेयी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री बने। इस लिस्ट में और भी नाम जुड़ सकते हैं, लेकिन जो बात महत्वपूर्ण है वो ये कि नेताओं का करियर या उनकी सरकार सिर्फ आरोप लग जाने या जेल जाने भर से उस पर ब्रेक नहीं लगता। आज अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में उस तथ्य को भी उठाया कि कैसे 2013 में राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार के उस विधेयक को रुकवा दिया था जो 2 साल की सजा पाए सांसदों की सदस्यता रद्द करने से रोकने के लिए लाया जा रहा था, लालू को बचाने के लिए लाया जा रहा था। नैतिकता के 2 तराजू कैसे हो सकते हैं? आज अमित शाह ने यही सवाल उठाया है। अगर मैं अब पूछता हूं, आप मुझे पूछ रही हैं, तो लालू जी के वो ऑर्डिनेंस फाड़ने का, लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है।
मॉरलिटी के स्टैंडर्ड सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहने चाहिए। तो क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं आरजेडी के लिए? नहीं, मुझे कहने की कहाँ जरूरत है। उनके दो चीजों को वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैंने तो आज पूछ लिया, आप इनका इंटरव्यू कर पूछ लो उनको। अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन की जोरदार वकालत तो कर दी, उन्होंने राहुल गांधी को भी घेरा, लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष के विरोध के बीच ये संसद का लिटमस टेस्ट पास कर सकेगा? संविधान संशोधन के लिए 2/3 की बहुमत की आवश्यकता है। बिल में तो आपने देखा है, लेकिन अगर आप संविधान संशोधन करना चाहते हैं तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और क्या कहता है नंबर गेम? लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जबकि 2/3 बहुमत के लिए आपको चाहिए 362। राज्यसभा में एनडीए के हैं 129 सांसद, जबकि आपको चाहिए 2/3 बहुमत के लिए 160 सांसद। तो अभी बात इतनी आसान नहीं है। अमित शाह का मानना है कि विपक्ष के कई सांसद हैं जो नैतिकता के आधार पर संविधान संशोधन का समर्थन करेंगे। हालांकि नौबत यह है कि टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये दल जेपीसी का बॉयकॉट करने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि जेपीसी में वो अपने सदस्य शामिल करेंगे। आज जब इस बिल पर इतना सवाल हो रहा है, इतना बवाल हो रहा है, तब आपको इस पर जनता का रुख भी समझना होगा। जब हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होने के बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, तो तब तो इस इस्तीफे से उनका नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वो फिर से चुनावों में जीते और जनता को उनकी सहानुभूति जनता ने उनको दी। जबकि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया और दिल्ली की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। तो ऐसे मामलों में जनता कैसे सोचती है, ये भी आप समझिए।